हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे थे। ठीक है, उसी में हमारा टॉपिक चल रहा था रिट्स। मैंने बताया था ये 5 तरीके की होती। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनको एनफोर्स करा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, राइट्स, इसके ऊपर एक टॉर्ट अगर हमने पढ़ा हो तो उसमें एक केस लॉ है एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट का केस है, 1703 का है और जस्टिस हॉल्ट थे जिन्होंने इसको डिसाइड किया था, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया उबी जस इबी रिमेडियम। उबी जस इबी रिमेडियम यानी कि जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। ठीक है, यानी कि अगर आपका जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी भी है, क्योंकि बिना रेमेडी के उपचार का कोई महत्व नहीं होता। आपके पास राइट है लेकिन उसे एनफोर्स कराने के लिए रेमेडी नहीं है। ठीक है, आप उसको एनफोर्स ही नहीं करा सकते तो उस राइट का क्या महत्व। तो एसबी वर्सेस राइट में पहले ये अधिकार था कि जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, वो भी रिमेडियम भी जस। लेकिन इन्होंने एसबी वर्सेस वाइट के केस में इस प्रिंसिपल को रख दिया और इसको कर दिया उबी जस इबी रिमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है, उपचार भी होगा, देखो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना उपचार के राइट का महत्व नहीं होता, तो उस पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, एसबी वर्सेस वाइट हमने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के चारों क्लॉज, ठीक है, 32(1) फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, को एनफोर्स कराने का राइट है, जिसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा। ठीक है, 32(2) में बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया उसको, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तीसरा ये था कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो अदर कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है। ठीक है, रिट से रिलेटेड। और चौथा था सस्पेंशन आर्टिकल 358, 359 में जब अगर इमरजेंसी लगी है तो इनको राइट को सस्पेंस किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेप्शन मानेंगे। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर क्या है। हाई कोर्ट की पावर 226 में है हाई कोर्ट्स पावर रिट से रिलेटेड। ठीक है, 226 के भी 4 क्लोज हैं, चारों क्लोज को हम देखेंगे। पहला, हाई कोर्ट्स पावर है क्या कि जो हाई कोर्ट है वो किसी पर्सन, किसी अथॉरिटी या गवर्नेंस, इनके अगेंस्ट में, ठीक है, कोई अगेंस्ट में कोई डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जिसमें इंक्लूड है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस,
प्रोहिबिशन, सर्शरी और को वारंटो ये शामिल हैं, इनको जारी कर सकता है। किस लिए? फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। और फॉर एनी अदर पर्पस। तो यहाँ 226 में हाई कोर्ट किसी पर्सन, किसी अथॉरिटी, किसी गवर्नेंस के अगेंस्ट में कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई रिट जिसमें शामिल है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशोरेरी, को वारंटो, ठीक है, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए ये जारी कर सकता है, या किसी अदर पर्पस के लिए भी, ठीक है। हाई कोर्ट की पावर अगर देखी जाए तो रिट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए ही कोई डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है फॉर एनी अदर पर्पस, किसी दूसरे पर्पस के लिए, किसी इससे अलग पर्पस के लिए भी कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर या कोई रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाई कोर्ट की पावर है रिट के मामले में वो ज़्यादा है, व्यापक है, बजाय सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, जो उसका एरिया है उससे बाहर के लिए, ठीक है, कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर या कोई रिट जारी कर सकती है यदि कोज ऑफ एक्शन जो एरिया है वो या तो पार्टली या एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली उसी क्षेत्र में है, तो ये बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन, ये कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई रिट इशू कर सकता है। अगर कोज ऑफ एक्शन अंशतः उसी एरिया में है या पूर्णतः उसी एरिया में है तो ये उससे बाहर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 226 का क्लोज 2, 226 का क्लोज 1 इसी का ही क्या है, एक्सेप्शन है, या इसको एक्सटेंड भी कह सकते हो, इसका विस्तार भी है, विस्तार भी कर रहा है, उसका एक्सेप्शन भी बन जाए, विस्तार भी है, एक्सेप्शन भी, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 3 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जोड़ा गया है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी ऑर्डर, अगर किसी एक पार्टी को सुने बिना कोई आदेश जारी किया गया है तो उसके स्टे वेकेशन के लिए आपको, स्थगन आदेश के समाप्त करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और प्लस उसकी 1 कॉपी किसको, अपोजिट पार्टी को देनी होगी या उसके काउंसिल को ये देनी होगी। तो इसके स्टे वेकेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी है उसके 2 वीक्स बाद, ठीक है, ये जो है इसका आदेश जो है ये खारिज कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से। और इसमें एक क्लॉज और बचा है, ठीक है, ध्यान रखना 226 का क्लॉज 3, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगर कोई ऐसा आदेश है जो दूसरी पार्टी को सुने बिना दिया गया तो उसके स्टे वगैरह स्थगन आदेश के समाप्ति के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को या उसके काउंसिल को देनी होगी। उसके 2 हफ्ते बाद ये जो है खारिज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। और इसका क्लॉज 4 जो एक्सप्लेनेशन क्लॉज है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज है, स्पष्टीकरण है, स्पष्ट कर रहा है चीज़ों को, क्या कि 226 की कोई भी बात क्या नहीं करेगी, डेरोगेट नहीं करेगी। इसको सुप्रीम कोर्ट्स पावर को 226 की कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने वाली, ठीक है, या अल्पीकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। स्पष्टीकरण में खुद कह दिया गया है कि भाई वो रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, एनी अदर पर्पस के लिए, तो उसमें ऐसी कोई भी बात ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रही है, न्यून कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिट से संबंधित हमने दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।